नमस्कार दोस्तों। कई लोग भूत प्रेत के नाम से इतना खौफ में आ जाते हैं, इतना डर जाते हैं। और कई लोग भूत प्रेत के संगत में आकर के पूरी की पूरी बर्बाद हो जाते हैं। और तब जाके उनको पता लगता है कि अरे, मैं तो कोई भूत के संगत में आ चुका था, मेरे घर में कोई भूतनी आ चुकी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तक वो लोग झाड़ फूक कराते या फिर जो भी उचित उपाय करना कराते, तब तक देर हो गई होती है, सब कुछ गंवा बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ भूत प्रेत ने डराने का काम तो किया था, उनको मारने का भी काम किया था, लेकिन वो धनवान बन चुके थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की, ये हमें भेजे हैं पंकज जी। ढाबा पर खाना बनाने का काम करते थे, नॉन वेज वेज, उनके हाथों में जादू था। लेकिन गरीब परिवार के थे और बहुत तरह के ढाबे पर काम कर चुके थे। लेकिन ज़्यादा दिन खुद ही रुक नहीं पाते, या तो उनको मालिक अब उनको हाथ जोड़ लेता था कि भाई अब दूसरी ढाबा पर चले जाओ, यहाँ पर आप चल नहीं पाओगे। उनमें कुछ कमियां थी, कुछ उनमें दिक्कतें थी। कमी ये थी कि वो रात के टाइम में ड्रिंक करते थे, और कमी उनमें थी ये थी कि बड़ा पैसा खर्च करते थे। जितनी सैलरी होती थी ना, उनका महीना भी नहीं चल पाता था, मालिक से एडवांस मांगने लगते थे। और ऐसा कुछ दारू में जो खर्च होता था, कपड़ा लत्ता पहनने का और खुशबू लगाने का उनको बहुत शौक था। परिवार के अकेले व्यक्ति थे, गरीब परिवार से थे। अब इसके बाद जब माँ बाप गुजर जाते हैं और वो उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, अपने आप को अनाथ पाते हैं। अब ले दे करके अकेला शरीर था, किसके लिए कमाना, किसके लिए बटोरना, पहले अपने शौक तो पूरे कर लें। शौक क्या था? वही दारू का शौक था। कपड़ा लता तो हर कोई इंसान पहनता है, खुशबू तो चलो अच्छी बात है, अपने को साफ सफाई रखना हर कोई चाहता है। बस नशा के नाम पर उनके वही खर्च था, और उसी खर्च में वो तबाह रहते थे। मालिक से उधार मांगते रहते थे, एडवांस मांगते रहते थे। मालिक भी तंग आ जाता था, लेकिन उनके हाथ में जादू था। खाना बनाने में उस्ताद थे, और जिस खाना को बनाते थे ना, जो भी खाता था तो उंगलियां चाटते रह जाता था। मैं आपको बताया ना, ये जो पंकज जी थे ना, अपने माता पिता के अकेले संतान थे। माता पिता अब उनका गांव में रहते थे, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अब बस एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। बड़े दुख के बादल अब पंकज जी के जीवन में छा गया था। बड़ी कठिनाई से उनके जीवन आगे बढ़ती है। उनको पड़ोस में चाचा चाची उनकी मदद करती है। जब उनके माता पिता का मौत हुई थी तो वो करीब 17-18 साल के थे। खाना पीना जो भी उनका सेवा भाव करना था, पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची करते हैं। अब वो भी समझते थे कि अब इस बच्चे का कोई है ही नहीं, अनाथ बच्चा है। लेकिन आखिर कब तक? उनका भी परिवार था, उनके भी बाल बच्चे थे, तो नोक झोंक तो होती रहती थी। अब जो पंकज जी के उम्र के लड़के थे, उनके भी वो नोक झोंक करते थे कि तू हमारे घर पर क्यों है, तू अपने घर पर क्यों नहीं जाता। अब इस तरफ कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था पंकज जी को। तब चाचा चाची के घर छोड़ करके और फिर वो रोड पर निकल चुके थे। आखिरकार भूख लगी तो कहाँ जाए, खाने के ठिकाने पर जाते हैं, और रोड का ढाबा था, वहाँ पर ढाबा वाले से कहते हैं भैया मुझे भूख लगी, खाना दे दो। ढाबा वाला देखता है कि भाई 18 साल के ऊपर का लड़का हो चुका है, चलो इसे पूछते हैं कि काम करेगा तो हम ढाबे में रख लेंगे। अब वो पूरा इंक्वायरी करता है, ऐसे कोई तो रखता नहीं है, कौन से गांव के रहने वाले हो, कितनी उम्र है, कुछ पढ़े लिखे भी हो। और तब पंकज जी अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि देखो भाई, मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मेरे परिवार में अब कोई नहीं है। मेरे पड़ोस में रहने वाला चाचा चाची ने कुछ साल तक मेरी मदद किया था, और आखिरकार वो लोग मुझसे भी तंग आ चुके थे, या फिर जो लड़के थे उस घर में वो हमें परेशान करते थे कि तुम अपने घर पर चले जाओ, हमारे घर पर मेरे माता पिता क्यों बोझ बने हुए हो। और तब मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। जो भी सच्चाई थी अब ढाबा मालिक के आगे रख दिए थे। ढाबा मालिक को तरस आ जाता है, ठीक है आज से तुम मेरे ढाबे में काम करोगे, सबके काम में थोड़ा थोड़ा मदद करोगे, जो खाना बना रहा है उसके साथ जाओगे,
सब्जी काटोगे, जो काम करना है हल्का फुल्का करना है। हाँ, तुम्हें भरपूर भोजन मिलेगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा, रहने का इंतजाम होगा और कुछ पैसे भी तुम्हें मिलेगा। अब क्या चाहिए था पंकज जी का। इसके बाद जो पंकज जी है ना, उसी ढाबा में कुछ साल तक निकाल देते हैं। कई बार तो उनका मन करता है कि चलो एक गांव का चक्कर लगा आते हैं, लेकिन अब वहाँ पर उनका कौन था। एक पुराना घर था, वो भी टूटा फूटा था। अब उसमें जाकर के रुक भी नहीं सकते थे जिस कंडीशन में था। कहें लेकिन नहीं, इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जब मैं कुछ पैसा कमा लूँगा, अब फिर अपने घर का मरम्मत कराऊँगा, अब फिर अपने ही आसपास में कोई ढाबा खोलूँगा। उनकी ये दिल की मनसा थी। अब मन में जो संकल्प लिए थे ना, यही लिए थे कि जब तक घर पर मैं नहीं लौटूंगा, जब तक मैं काबिल नहीं बन जाऊंगा। लेकिन ढाबे के काम पर अब इतनी बड़ी जो उनके मन की मनसा थी, वो इतनी जल्दी थोड़ी पूरी होने वाली थी। सालों लग जाते हैं। अब उसके बाद जिस ढाबे में काम करते थे, वो वहाँ से भी अब उनका मालिक किसी बात पर तकरार हो जाती है। और तब तक आधा से अधिक काम रसोइये के सीख चुके थे। तकरार हो जाती है और फिर वहाँ से काम छोड़ देते हैं, दूसरे ढाबे पहुँचते हैं। वहाँ पर अब जो असिस्टेंट का काम नहीं, वो रसोइया का काम संभाल लेते हैं। वहाँ पर उन्होंने झूठ बोला कि मुझे सब कुछ करना आता है, खाना बनाना, सब्जी बनाना। जब ढाबा का मालिक कहता है कि भाई हमें ट्राई करके दिखाओ, तो जो सीखे थे वो सब कुछ अब उनको आता था, बना के दिखा देते। दिल तो धड़क रहा था उनका, कहते हैं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन जब खाना बनाते हैं, जब ढाबा का मालिक टेस्ट करता है, खास करके नॉनवेज, वो नॉनवेज ढाबा था, जब वो टेस्ट करता है तो स्वाद बहुत पसंद आ जाता है। अब क्या था, अब पंकज जी के तो चांदी हो गई थी, अब मेन रसोइया बन गए थे। तो चलिए, यहाँ तक तो कहानी में उनके बारे में बता दिया। अब इसके आगे की कहानी पंकज जी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा भाग तकदीर उस ढाबा ने खोल दिया था। अब मेरी पिछली कहानी तो आप जान ही चुके हो। मेरा नाम पंकज है। मेरी अब उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो चुकी थी और मैं उस ढाबे में रह कर के बहुत कुछ नया नया चीज़ ट्राई करने की कोशिश किया। और कुछ में सफलता मिली और कुछ में नहीं भी मिली। लेकिन जिसमें सफलता मिली ना, वो मेरे दिमाग में रेसिपी मैंने बिठा दिया था, बताता नहीं था किसी को। अब नए नए व्यंजन बनाने का मुझे शौक जाग गया था, नई नई रेसिपी का इजाद करता था, और ख़ास करके नॉन वेज में। धीरे धीरे अब जिस ढाबे पर मैं काम करता था ना, उसमें अब लोग नॉन वेज खाने के शौकीन दूर दूर से आने लगे थे। मेरे हाथ का नॉन वेज उनको अब बढ़िया लगने लगा था। मैं भी फूले नहीं समा रहा था। मैं अपनी सैलरी अब मालिक से बोलता था कि अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए। लेकिन वो कह रहा था कि पंकज, कुछ दिन और टाइम दो, कुछ दिन हमें समय दो, मैं सैलरी ज़रूर बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ मोहलत दे दो, टाइम दे दो, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़रूर सैलरी बढ़ाऊंगा। मैं अब समझ गया था कि चलो भाई, थोड़ा इसको परेशानी है, दिक्कत है, तो कुछ मोहलत देना ही चाहिए। मैं 6 महीने तक इंतज़ार करता रहा। जब 6 महीना बीत गया ना, ढाबा में कमी नहीं थी, ढाबा तो एकदम मज़े से चल रहा था। लेकिन जब मैं उससे बोलता हूँ, ढाबे के मालिक से, तो मुझसे कहता है कि देखो पंकज, मैं जितना पैसा तुम्हें दे रहा हूँ वो कम नहीं है। तुम आसपास के ढाबे पर जा कर के काम करके देखो, जितना पैसा मैं दे रहा हूँ ना, उससे आधा में तुम्हें लोग रखेंगे। अब तुम समझदार हो, अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें पैसा दे नहीं सकता हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा है, काम करना चाहो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे काम के लिए मैं बातचीत कर रखा हूँ। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, तो मैं एक लड़के का इंतज़ाम कर रखा हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मतलब वो 6 महीने के अंदर में मेरे बराबर का कोई लड़का ढूंढ रहा था, जिसको नॉन वेज बनाना आता हो, और उसमें सफल भी हो गया था। मैं तो अब बड़ा गुस्सा हुआ था, लेकिन मैं अब नाराज़गी उसको क्या दिखाना था। वो तो दोनों बात बोल दिया था कि इस सैलरी पर काम करना है तो करते रहो, इससे ज़्यादा हम सैलरी दे नहीं पाएंगे, और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं सन रह गया था उसकी बात सुन करके। मेरा दिमाग बहुत परेशान हो गया था, और इसके बाद मैं उस ढाबा को उसी वक्त छोड़ दिया था, हिसाब किताब करके। लेकिन अभी तक मुझे कोई नौकरी का कोई तैयारी नहीं हुई थी कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ काम करूँगा,
मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। नौकरी छूट जाती है, इसके बाद मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। एक ढाबे पर जाता हूँ। अब वाकई में उस ढाबा मालिक ने बोला था कि जितना मैं सैलरी तुम्हें दे रहा हूँ उतना तुम्हें कोई दे नहीं पाएगा। जब मैं उससे बात करता हूँ तो वाकई में कहता है कि आधा जितना तुम पैसा वहाँ कमाते थे, मतलब मैं जितना कमाता था उसकी आधा ही सैलरी मुझे अब देता है। मैं अब मेरे पास में मजबूरी थी। मैं कहाँ जाता, कहाँ रहता, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। रहने के लिए छत चाहिए था। आखिरकार मैं उस नौकरी को कर लेता हूँ समय पास करने के लिए। और उसी वक्त से मैं नशे का आदी बन चुका था। उस ढाबा के मालिक पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसी की वजह से मैं उसकी नौकरी छोड़ करके इस मैं ढाबे पर आ गया था आधी सैलरी पर नौकरी करने के लिए। मैं गुस्सा में रहता था। वो ढाबा रात को बंद हो जाता था 11 बजे के बाद में। और फिर मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। अब मैं ऐसा नहीं था कि मैं आराम से बैठा हुआ था। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन ऐसी थी ना कि जो सैलरी थी ना इसी के बराबर मुझे हर जगह मिल रही थी। अब मैं चाह रहा था कि मुझे ऐसा कोई ढाबा मिल जाए जिस जगह पर मैं नौकरी कर रहा था उससे सैलरी ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा कोई दे के मुझे राजी नहीं था। मेरे सब सपने धरे के धरे रह गए। मेरे जो अरमान था सब पूरा हो ही नहीं पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने गांव जाऊं, अपने पुराने घर को जो टूटा फूटा है अब उसको नए सिरे से बनाऊं, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। मेरा सपना था कि अपने गांव के रोड पर मैं खुद का अपना ढाबा खोलूं, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए ना। अब इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। और मैं सही कहूँ कि नशे का शिकार इसी वजह से बना था। सोचता रहता था, सर में दर्द हो जाता था, तबीयत खराब हो जाती थी सोचते सोचते। और तब मुझे लगता था कि बस दारू का 2-3 घूंट पीऊँगा और सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा ही मैं अब नशे का आदी हो चुका था। जिस ढाबे पर मैं काम कर रहा था ना, वहाँ पर कम से कम 6 महीना तो हो चुका था। आसपास के ढाबों में मैंने कोशिश किया था, जो बढ़िया बढ़िया ढाबे थे उन पर जाता था नौकरी की तलाश में, लेकिन हर कोई मुझे रखने को तैयार था। लेकिन जिस ढाबा में मैं काम कर रहा था उसी की सैलरी पर, और वो मुझे मंजूर नहीं था। और तब मुझे लगा कि अब मेरा भाग्य शायद यहीं लिखा हुआ है। चलो कुछ दिन और यहाँ ढाबा पर करते हैं, कोई ना कोई मुझे रास्ता ज़रूर मिलेगा, कोई ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो चमत्कार कब होगा, कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं भरोसे में बैठा हुआ था। वही कहते हैं ना कि भरोसा करना चाहिए, और उसी भरोसे पर मैं बैठा हुआ था कि कभी ना कभी तो मेरा भाग चमकेगा। लेकिन कब चमकेगा मुझे नहीं मालूम था। दोपहर का टाइम था, मैं कुछ खाना बना रहा था और तभी एक बंदा बाइक से आता है और नॉन वेज के लिए बोलता है कि मुझे नॉन वेज चाहिए। मैं उसके ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। बढ़िया सा नॉन वेज मैं उसको बना करके और देता हूँ। उसको नॉन वेज पसंद आ जाती है और मेरी आकर तारीफ़ करता है कि बहुत बढ़िया तुम नॉन वेज बनाते हो। आसपास में ऐसा कोई नॉन वेज बनाता नहीं है। मैं जानता था कि कई लोग तारीफ़ करते थे, कई तो खा पी कर चले जाते थे, पूछते भी नहीं थे। ये ऐसा ही लाइन था, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके बाद वो चला भी जाता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर आता है, फिर नॉन वेज का ऑर्डर देता है और मैं उसको पहचान नहीं पाता हूँ। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कौन किसको पहचानता है। और जब मैं नॉन वेज देता हूँ उसको, फिर खाता है, फिर मेरी तारीफ़ करता है। अब मेरे पास में आता है मुझे धन्यवाद देने के लिए और कहने लगा कि देखो उस्ताद जी, मैं तो आपको बोल सकता हूँ। मैंने बोला हाँ हाँ कोई नहीं, बोल सकते हो आप। वो कहने लगा कि देखो मैं भी खाना बनाने का बहुत शौकीन हूँ, अब मेरा भी एक ढाबा खुल रहा है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो बताओ। मेरा ढाबा अभी खुला नहीं है, लेकिन लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है। और वो जो ढाबा है ना, मैं ज़्यादातर नॉन वेज ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि पास में दारू का ठेका है और जब दारू पीते हैं वो नॉन वेज ज़्यादा ही खाने की कोशिश करते हैं। आप जो खाना बनाए मैं 2 बार खाया, दोनों बार स्वाद गजब का था। अगर आपको मेरे साथ चलना है, उस ढाबे में काम करना है, तो बताइए कितना पैसा लेंगे।
मैं उस इंसान को देख रहा था जो मेरा ग्राहक था, मेरे ढाबा का ग्राहक था। दूसरी बार मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा रहा था, नॉन वेज। मैं सोच में पड़ गया और तब मैं कहने लगा कि आप क्या दोगे, आप ही बता दो। वो सोचने लगा। अब फिर कहता है कि मैं जो बताऊंगा आप उस पर काम करोगे। मैं कहने लगा कि अगर मेरे मन में आ गया आप उचित पैसा दोगे तो मैं बिल्कुल करूंगा, आप बोलो तो सही कितना दोगे। वो कहने लगा कि यहाँ पर कितना मिलता है। और तब मैं गुस्सा हो गया था। मैं कहने लगा यहाँ पर तो मैं फ्री में काम करता हूँ, तो क्या आपके पास मैं फ्री में काम करूँगा? अरे आप बताओ, अपने दिल की मनसा बताओ, कितना आप पैसा दोगे। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो हाँ बोलूँगा, नहीं तो ना बोल दूंगा, बात खत्म। आखिरकार जो पैसा बोलता है ना, मेरी दिल धड़क जाती है। जिस जगह पर मैं काम करता था अच्छा खासा पैसा मिलता था, उससे भी ज़्यादा मुझे दे रहा था। मैं बड़ा खुश हो गया। अब फिर मैं कहने लगा कि मुझे रहने का व्यवस्था भी आपको करना पड़ेगा। और तब कहने लगा कि आप उस्ताद जी चिंता ही मत करो, सब कुछ व्यवस्था मैं कर दूंगा। उसी ढाबे में आपके लिए एक कमरा भी बना दूंगा, आप चिंता मत करो। उसके पीछे खुली जगह है, अपना ही खेत है, अपना ही ज़मीन है, तो ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं है। कब से आओगे आप? तब मैं उससे पूछता हूँ कि कब से आपका ढाबा खुलने जा रहा है? वो कहने लगा कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, नया नया ढाबा बनाया हूँ, हाँ अभी 7-8 दिन तो लग जाएगा। और वो अपना ठिकाना बताता है और कहता है कि आप इस जगह पर आ जाना, और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है और हम उसी गांव में रहते हैं। अगर ढाबा हम ना मिले ना तो हमारे गांव में आ जाना, कोई किसी से पूछोगे आपको रास्ता बता देगा, मेरे घर का पता बता देगा, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बड़ा खुश हो गया था। मुझे लगा कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि जिस ढाबे में काम कर रहा था उससे भी ज़्यादा पैसा मुझे देने के लिए बोल दिया था। लेकिन नया ढाबा था, चलो कोई बात नहीं, अब ढाबा तो मेरे हाथ में आ जाएगा ना। अब ग्राहकों को कैसे खाना खिलाना है वो मैं जानता था। और जो एक बार ग्राहक आ गया वो दोबारा किसी दूसरे होटल पर, किसी ढाबा पर अब जा ही नहीं सकता था। मैं जानता था मेरे हाथों में वो कला थी, और वो कला का प्रयोग करना मैं अच्छी तरह से अब समझ चुका था। आखिरकार इस ढाबे का मालिक कहता हूँ कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। वो भी मान जाता है, कहता है कि आओगे या फिर नहीं आने का इरादा है। मैं हंस पड़ता हूँ उसकी भोलेपन पर। अब मैं कहता हूँ कि देखो, मैं जा रहा हूँ किसी काम से, अगर मेरा काम सफल हो जाता है तो फिर मैं नहीं आऊँगा, अगर काम सफल नहीं होता है तो मैं ज़रूर लौटूंगा। मैं अपने मन की बात सब कुछ साफ उससे बता देता हूँ, जैसे उसने साफ शब्दों में मुझसे पूछा था, और उसी साफ शब्दों में उसको मैं बता देता हूँ। आखिरकार कब कहाँ पर कौन लौट के आए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो किसी से झगड़ा, किसी दुश्मनी मैं तो करना ही नहीं जानता था। आखिरकार मैं उस ढाबे पर पहुंचता हूं। वहां से कम 2 घंटे के सफ़र पर थी। मैं उस ढाबे पहुंचता हूं दिन के टाइम में, और वही लड़का मुझे मिल जाता है। उसका नाम था प्रमोद, और वो भी कभी ढाबे पर, किसी ढाबे पर काम करता था। और तब उसको शौक जगी थी कि मैं भी अपना ढाबा खोलूं, लेकिन उसके पास वो कला नहीं थी जो मेरे पास में थी। और तब उसने मुझे ढूंढा था। अब मैं जाता हूँ, वो भी मुझे देख के खुश हो जाता है और कहता है कि उस्ताद जी 2 दिन और लगेगा, आप आ ही गए हो तो अपने हिसाब से सब कुछ देख ताक लो, कहाँ क्या होना है अपने हिसाब से सेटअप करा लो। और रहा आपके रहने का व्यवस्था, मैं वो बनवा दिया हूँ, चल कर के देख लो, उसमें भी कोई परिवर्तन कराना है, कुछ हेर फेर कराना है तो भी करा लो। ढाबे के पीछे अब एक छोटा सा गेट बना था, और सच कह रहा था उसी का खेत था वो। और खेत कुछ लंबाई चौड़ा था। मेरे लिए कमरा बना दिया था, बाथरूम भी था, और वहाँ पर हैंडपम्प भी लगा था, मतलब सारी व्यवस्था कर दिया था। चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी खुश हो गया था। और मैं अपने हिसाब से अब ढाबे में कुछ फेर बदल कराने लगता हूँ कि ये सामान यहाँ होना चाहिए, ये सब्जी वाला काम यहाँ पर होना चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से सेटअप करा देता हूँ। और वो भी मेरे सेटअप से बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ
कि आप जल्दी आ गए, नहीं तो फिर सामान इधर से उधर करना पड़ता। चलो अच्छा हुआ, मैं भी खुश हो जाता हूँ, वो भी खुश हो जाता है। और आखिरकार अब मैं उसी कमरे में जो नया बना हुआ था, अब मैं उसमें अब रहने लगता हूँ। अभी 2 दिन के बाद ही ढाबा खुलना था, और तब तक मेरे पास में आराम ही आराम था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो दारू था मैं दूर लेने के जाता था, अब तो सामने ही रोड पर था। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं करनी पड़ती थी। बस गया और दारू की बोतल लाया, अपने कमरे में बैठ गया और ड्रिंक करना शुरू कर देता था। अब आदत बन चुकी थी। हालांकि मैं इससे दुखी भी था, मैं इसको छोड़ना चाहता था, लेकिन एक बार जो लत लग जाती है ना, आसानी से छूटती नहीं है। अब मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तब मैं ये आदत से दूर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पैसा जमा करना है, अपने घर को अब नया बनाना भी है, फिर अपना जो सपना है वो भी पूरा करना है। अब उसके लिए पैसा जमा तो करना पड़ेगा। मैं अब अपने आदत को सुधारने का जरूर प्रयत्न करता हूँ, लेकिन अभी जो लत है ना, दारू वाला छूट नहीं पाता है। 2 दिन कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। और इसके बाद ढाबा का काम स्टार्ट हो चुका था। अब पहले ही दिन ढाबा ने जो कमाई किया था ना, वो लड़का हैरान हो गया था। अब सामने ठेका था, प्लस पॉइंट था। सुबह से लेकर के शाम तक अब जो भी दारू पीने वाले थे हमारे ढाबे पर आ जाते थे, नॉन वेज के डिमांड करते थे, लेके चले जाते थे। साइड में अब एक तालाब था, आम का बगीचा था। अब वहाँ पर बैठ करके आराम से अपना दारू पीते थे, नॉन वेज का स्वाद उड़ाते थे। यह कि हमारा जो लड़का था ना, दारू पीने नहीं देता था। कहा था नहीं भाई, ऐसा हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको पीना है कहीं दूर चले जाओ, हम मना नहीं करते हैं। खाना हम पैक कर देंगे, आप लेके चले जाओ। खाना खाना है तो यहाँ खा लो, लेकिन दारू पीने मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये अच्छा ही किया था, नहीं तो आगे चल करके अब फसाद होने का खतरा होता है। लड़ाई झगड़ा दारू पीने के बाद कौन किसको रोक पाता है। ये तो अच्छा किया था। ढाबा तो चल पड़ा था, मैं भी खुश था और वो लड़का भी, प्रमोद, जो मुझे उस्ताद कहता था। और इसके बाद हफ्ता 10 दिन तो करीब गुजर जाता है। और कमाई जो थी ना, कम नहीं थी ढाबे की, अच्छी भली अब इनकम ढाबा कर रहा था। 10 दिन हो जाता है और इसके बाद रात के करीब 11 बजे ढाबा हम बंद करते थे। ढाबा बंद करने के बाद मैं रोज़ की तरह अपने लिए नॉन वेज, अब मुझे दारू भी पीना था, गर्मी का टाइम था और मेरे सामने में हैंड पंप था। मैं नॉन वेज पैक करके आज सब कुछ इंतजाम अपने कमरे में करके ढाबा लॉक हो जाता है। अब ढाबा तो सुबह ही खुलेगा। मैं उसी कमरे में आ जाता हूँ जो नया कमरा बना हुआ था, उस अपने नए कमरे में आ जाता हूँ, नॉन वेज रख देता हूँ। और इसके बाद बोतल भी रख करके, गर्मी का टाइम था, पसीने से मैं नहाया हुआ था। अब हैंड पंप पर अब एकदम ठंडा पानी था उसका, जी भर कर नहाता हूँ। और इसके बाद कपड़े वपड़े बदल करके कमरे में आता हूँ। आज जैसे ही मैं जहाँ पर नॉन वेज का पैकेट रखा हुआ था, दारू का बोतल रखा हुआ था, दोनों अपनी जगह से गायब हो चुका था ही नहीं वहाँ पर। पीछे का खिड़की बंद था, आगे का दरवाज़ा था और दरवाजे के सामने ही हैंडपंप लगा था जहाँ पर मैं नहा रहा था। चलो मान लिया जानवर आ गए, कुत्ता वगैरह आ गए होंगे, बिल्ली आ गए होंगे, नॉन वेज ले गया, लेकिन दारू की बोतल क्यों ले जाएगा भाई। सच कहूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो तो अब ठेके वाले से मेरी जान पहचान हो गई थी और तब मैं उसके पास अंदर ही सोता था। जाके दरवाज़ा खटखटाता हूँ और उसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो दारू की बोतल मुझे दे देता, नहीं तो मैं रात भर सो नहीं पाता। अब क्या करूँ। इसके बाद मैं जानता था, चाबी तो मेरे पास ही थी कि फ्रीजर में नॉन वेज रखा हुआ है। मैं फिर ढाबा खोलता हूँ, नॉन वेज निकालता हूँ, गरम करता हूँ और इसके बाद पैक करके फिर अपने ही साथ लेके आता हूँ। दारू रख करके मैं वहाँ से हिलता नहीं, नॉन वेज लेकर के बैठ जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। इत्मीनान से अब बोतल का ढक्कन खोलता हूँ, अपने लिए एक पैक बनाता हूँ और पैक बना करके नॉन वेज का आनंद भी लेने लगता हूँ। दूसरा पैक, फिर तीसरा पैक। मैं छोटे छोटे पैक बनाता था, ये भी नहीं मैं ज़्यादा बड़ा पैक नहीं बनाता था। अब मुझे सुरूर होने लगा था, जबकि ऐसा होता नहीं था। जब तक मैं आधी बोतल पी नहीं जाता था ना, मुझे सुरूर होता ही नहीं था।
और उस दिन उस रात को मुझे सरूर होने लगा था। ऐसा लगने लगा कि अब मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाऊंगा। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था। और वही हुआ, बिल्कुल मैं बेसुध हो गया था। छोटे छोटे 3 पैग में आंखें बंद हो गई थी। मेरे सामने में नॉन वेज रखा हुआ है और मेरा हाथ जुटा ही है और मैं सो जाता हूँ। कुर्सी पर बैठे बैठे सामने टेबल थी और मैं सो जाता हूँ। आंखें बंद हो जाती, सोना तो नहीं कह सकते, सरूर में होना कहते हैं। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, आंखें बंद हो जाती है। और इसके बाद जब आंखें खुलती हैं ना तो बोतल है ना सामने का नॉन वेज है, दोनों का दोनों गायब हो चुका था। दरवाजा मेरा बंद है, गर्मी के टाइम है, पंखा चल रहा है। ये क्या हो रहा भाई? जो मेरा सरूर था ना, कब का उतर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं चारों तरफ देखता हूं कि कोई कुत्ता वगैरह तो घर में नहीं है। चलो कुत्ता आएगा तो नॉन वेज खा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दारू था वो फिर कौन ले गया? ये क्या हो रहा है इस घर में? समस्या क्या इस घर में है? मैं चारों तरफ देखता हूं कि कहीं बोतल मेरे हाथ से लुढ़क तो नहीं गई है। मेरी पलंग के नीचे यानी खाट के नीचे भी देख लेता हूं, लेकिन दारू का आता पता था ही नहीं। कहाँ गया? वो चलो मान लिया लुढ़क के गिर गया होगा, लेकिन कांच की बोतल कहाँ गई? वो भी तो घर में होना चाहिए। एक नहीं दो, दोनों क्या गायब होगी घर से? मैं हैरान हो गया था। अब मैं क्या करूं? पूरा कमरा छान मारता हूं, लेकिन ना तो दारू का बोतल का पता चलता है ना नॉन वेज का। आखिर कौन खा गया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर मैं दोबारा घर से निकलता नहीं हूँ। मुझे लगा कि नहीं, अब रात ज़्यादा हो गई है, अब कहीं जाना ठीक नहीं है। चलो अब आराम से सोते हैं, अब जो भी होगा कल देखेंगे। इसके बारे में मैं उस लड़के से ज़रूर बात करूँगा जिसका नाम प्रमोद है। अब इसी का खेत है, इसी का सब कुछ मकान है, तो यहाँ पर कोई चोर उचक्का है या फिर इस दरवाजे को खोलने का कोई चाबी उसके पास में है, कोई तरकीब है। पीछे कोई खिड़की जरूर थी, लेकिन उसमें लोहे का सिंकचा लगा हुआ था, उसमें से तो कोई जानवर तक नहीं आ सकता था, बिल्ली भी नहीं आ सकती थी, तो इंसान तो आने का मतलब नहीं था। तो फिर माजरा क्या था? अब मैं आधी रात हो चुकी थी और ये मैं सोचते सोचते अब जो थोड़ा बहुत सुरूर बचा था और उसी से मेरी अब काम चल गया था। मुझे नींद आ जाती है। अब फिर सुबह ही आँख खुलती है। सुबह जब आँख खुलती है ना, तो मैं फिर एक बार दिन के उजाले में पूरा कमरे को छान मारता हूँ कि आखिर बोतल कहाँ गई, नॉन वेज कहाँ गया। लेकिन कहीं पर भी ना बोतल मिलती है ना नॉन वेज मिलती है। कमाल की बात थी। और तब तक दुकान का मालिक यानी ढाबा का मालिक प्रमोद मुझे आवाज़ देता हुआ अब मेरे कमरे तक पहुंच गया था। अरे चलो उस्ताद जी, अब टाइम हो गया, ढाबा खोला जाए। मैं उसको रोकता हूँ। अरे भाई प्रमोद जी इधर आओ। अब मैं अपनी चारपाई बिठाता हूँ। अब फिर रात वाली कहानी बताता हूँ कि देखो ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुआ है। और तब वो लड़का हंसने लगता है। कैसी बात करते हो उस्ताद जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही कहीं पर फेंक फाक तो नहीं दिए, कोई जानवर आके खा तो नहीं गया? तब मैं कहता हूँ चलो मान लिया नॉन वेज को तो जानवर खा गया, लेकिन बोतल कैसे कौन लेके गया? बोतल चलो मान लो गिर भी गया, लेकिन खाली बोतल तो होना चाहिए कमरे में, वो भी नहीं है। लड़का थोड़ा हैरान तो जरूर हो जाता है, लेकिन मुस्कुराता रहता है। कहता है उस्ताद जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपका मतलब क्या इस घर में कोई भूत प्रेत है क्या? मैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं था, लेकिन जानता जरूर था। मैं भी गांव का रहने वाला था, तो कहीं ना कहीं लोग भूत प्रेत की कहानियां जरूर बताते थे। और हमारे गांव में भी एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर कई लोगों ने चुड़ैल को देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन डर जरूर लग जाता था। जब हम रात के टाइम उस पेड़ के पास से गुजरते थे ना, अगर हवा का झोंके से भी वो डाली हिल जाती थी ना, तो मुझे लगता था कि चुड़ैल हिल आ रही है, और तब मैं डर के भाग लेता था। वो डर मेरे अंदर में थी। मैं भूत प्रेत को अपनी आंखों से पूरा देखा नहीं था, लेकिन मानता था कि भूत प्रेत होता है। जब वो लड़का कहता है कि भूत प्रेत ने कोई काम कर दिया, आपका सोचना यही है, तो ऐसा तो नहीं है। अब देख लो बगल में ढाबा है, अगर भूत प्रेत होता, ऐसा काम करता, तो ढाबा का भी नॉन वेज खा सकता था, वहाँ पर भी कुछ तहस नहस हो सकती थी।
वहाँ तो नहीं हो रहा। लड़के की बात में दम थी। ढाबा था जिसमें फ्रीजर रखे हुए थे। अगर कोई भूत प्रेत होता तो वहाँ भी धावा बोल सकता था, फ्रीजर से माल उड़ा सकता था, नॉनवेज को खा सकता था। लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई कभी घटना ही नहीं हुई। ढाबे के अंदर में मेरे इस कमरे में क्यों हो रही है, क्या समस्या है? तब लड़का कहता है, छोड़ो उस्ताद जी, क्या टेंशन कर रहे हो, चलो ढाबा खोलते हैं। आप एक नहीं आज 2 बोतल लेके पी लेना। मजाक मजाक में ऐसे ही मेरे साथ में चलता रहता था। बड़ा दिल खुश बंदा था, मुझे भी हंसाता था, खुद भी हंसता रहता था। मैं जरा भी टेंशन में होता था ना तो मेरे पास में आ जाता था। क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है, आज आपका चेहरा उदास पड़ा है। हंसाने की कोशिश करता था मैं, बरबस अब उसकी बात सुन करके हंसी पड़ता था। अब सारा दिन तो ऐसे ही कट गया, हंसी मजाक में वो आसपास में रहता था। मैं जरा भी सोचने की कोशिश करता तो आ जाता था, अरे चिंता मत करो, शाम होने दो, एक क्या 2 बोतलें मैं दिलवा दूंगा, चिंता क्यों करते हो। मैं हंस पड़ता था। आखिरकार कब 11 रात के बजा और उसके बाद हम ढाबा बंद करते हैं। और फिर लड़का अपना कैश वगैरह संभालते हुए अब फिर साइकिल उठाता है। और अधिकांश उसके परिवार के लोग उस ढाबे में काम करते थे, कोई दूर के बंदा नहीं थे, उसी के घर के। और सब लोग साथ में चले जाते हैं। मैं अब उस ढाबे में अकेले रह जाता हूँ। और इसके बाद बोतल तो मैं पहले ला चुका था। और फिर नॉनवेज गर्म करता हूँ। और फिर ढाबे में दारू नहीं पीता था मैं, वो मेरे काम करने की कर्मस्थली थी। और ऐसा मैं काम कभी भूल के भी नहीं करता था। बोतल सब कुछ ले करके अब मैं फिर अपने कमरे में पहुंच जाता हूँ। आज मैं नहाता भी नहीं हूँ। ऐसा ही कुछ मौसम था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। मैं सोचा कि आज नहीं, अब सुबह ही नहाएंगे। अब मैं फिर खाने पीने के लिए बैठ जाता हूँ। जैसे कल की रात हुआ था ना, ऐसे ही आज भी हुआ। मैं 2-3 पैक जैसे लगाता हूँ ना, मेरी सुरूर एकदम बन जाती है, आंखें एकदम पलके भारी भारी होने लगती है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन इतना मुझे पता था कि कहीं मेरी बोतल चोरी ना हो जाए। मैं अपने बोतल के पास में बिल्कुल रखा हुआ था, जहाँ मैं बैठा था बिल्कुल सटा कर रखा हुआ था। नॉन वेज की मुझे परवाह नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बोतल छोड़ना नहीं चाहता था। जब मेरी आंखें भारी भारी हो जाती है ना, और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई आया है, कोई आई है। क्योंकि ऐसी कुछ आवाज़ में सुन रहा था, जैसे कोई औरत पाजेब पहन रखी हो, छन छन करके अब वो चल रही हो, और उसकी आवाज़, मधुर आवाज़ पायल की मुझे सुनाई दे रही थी। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, देखना चाहता था कि कौन लेडीज मेरे कमरे में आ गई, कौन है। लेकिन पलकें इतनी भारी थी, मैं खोले नहीं पाता हूँ। दारू मेरे पास में पड़ी थी, अब मेरा एक हाथ उस पर रखा हुआ था। मुझे बस दारू की चिंता थी। और तभी ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ से दारू किसी ने खींच लिया हो। और फिर मैं अपने होश हवास में था ही नहीं, जैसे मैं सो चुका हूँ। और कुछ ही देर के बाद में जब मेरी आंख खुलती है, और तब वही मंजर था। ना तो नॉनवेज था, ना दारू का बोतल थी। दोनों को दोनों चीज़ गायब हो चुका था। अब इसके बाद जो मैं एहसास करता हूँ ना कि मैंने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा था, वो औरत थी। उसकी पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई दिया था। और मैं फिर थोड़ा सोच विचारने लगता हूँ। जाके दरवाज़ा चेक करता हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद ही था। और खिड़की से तो कोई आने जाने कोई मतलब नहीं था। और उस कमरे में ऐसा कोई दूसरा छुपा हुआ रास्ता था भी नहीं। एक तो नया कमरा बना हुआ था, और ऐसा कुछ मुझे नज़र भी नहीं आया था। आखिर दूसरा रास्ता क्यों होता? कोई कमरा विशेष बड़ा भी नहीं था। अब मैं सोचने पर बेबस रहता हूँ कि ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है। आखिर इस घर में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है? ये ऐसा मेरे साथ में जो हो रहा है, ये रहस्य भरा हुआ था। पाजेब की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी थी। हाँ, मैं आंखें नहीं खोल पाया था। अगर मैं आंखें खोल लेता उस टाइम, तो सच्चाई मेरे सामने में आ जाती। रात भर मैं सो नहीं पाया था। डर तो लगा था कई बार, लेकिन मुझे लगा कि अब सुबह होने दो, अब प्रमोद आ जाएगा तो फिर मैं बात करूंगा। आखिरकार कब सुबह हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं नींद में था। अब प्रमोद आकर के मेरा दरवाज़ा पीटने लगता है, उस्ताद जी
अब खोलो भी, कब तक सोते रहोगे? देखो कितने दिन निकल आया है। तब मेरी आँख खुलती है, अंगड़ाई लेता हूँ और मैं रात वाला सीन मुझे याद आ जाता है। मैं भाग के दरवाज़ा खोलता हूँ, अब प्रमोद को बुलाता हूँ, प्रमोद अंदर आओ, अंदर आओ। प्रमोद समझ गया था कि आज भी कुछ गड़बड़ हुआ है। पूछता है क्या हुआ, आज भी दारू गायब होगी क्या, हंसते हुए। और तब मैं कहता हूँ हाँ, फिर मेरे साथ में एक वही खेल हुआ जैसे कल हुआ था। उसमें उसको मैं बिठाता हूँ, बैठ भाई। मैं आज जो महसूस किया था, जो मैंने आवाज़ सुनी थी पाजेब की, जैसे कोई औरत यहाँ पर आई हो। अब मेरे हाथ से वो बोतल खींच के ले गई थी, मैं रोक नहीं पाया था। सब कुछ बताता हूँ। तब प्रमोद सोच में पड़ जाता है। कहता है उस्ताद जी, मैं तो भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं हूँ, लेकिन जब आप बता रहे हो ना तो मुझे तो डर लग रहा है। ये इस बात मैं किसको बताऊँ, किससे पूछूं? मैं कहने लगा, तू घबरा मत यार, तू चिंता मत कर, मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, तू चिंता मत कर। मैं उसको डरा हुआ देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं और कुछ बोलूँगा तो शायद और ज़्यादा डर जाएगा। मुझे अपने मालिक की चिंता थी। तब मैं कहता हूँ छोड़ो ना इस बात को, हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि प्रमोद के चेहरे पर परेशानी भरी हुई थी। मैं उसको अब हंसाता हूँ, अरे छोड़ो ना यार, हल्की फुल्की बात है। बात क्या है, ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरे साथ में कुछ हुआ नहीं ना। मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत ने किया होगा, तो मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं ना। दारू लग गई, कोई बात नहीं यार, और दारू आ जाएगा। नॉन वेज के हमारे पास में क्या कमी है, मैं आज ज़्यादा ही ले आऊँगा। अब मैं ये बातें बोल बोल कर उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा था कि प्रमोद डर चुका था। मैं पूरी बात जो बताया ना, तब मैं उसके चेहरे पर डर देखा था। वो डरा हुआ लड़का था। मैं उसको संभालता हूँ, अरे चलो यार ढाबा खुलते हैं, छोड़ो ऐसी की तैसी, तुम चाबी लो और जाओ। मैं बस 10 मिनट में नहा धो करके पहुँचता हूँ। और वही मैं करता हूँ। सारा दिन मैं प्रमोद के आसपास में देखता रहता था। वो डरा हुआ था, जो मैंने बात बताया था इसी की वजह से। लेकिन ये समस्या कम नहीं था। आखिर उस कमरे में जो नया बना हुआ था, उसमें क्या समस्या थी भाई? वो औरत कौन थी? मैं उस औरत को देखा नहीं था, लेकिन उसकी चलने की आवाज़, उसकी पाजेब की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी थी। हाँ, उसकी बोलने की आवाज़ मैंने कोई सुना भी नहीं था। ना उसने मेरे साथ में कोई तकलीफ दिया था, ना मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था। मेरे हाथों से दारू बस छीन लिया था, बस इतना ही किया था। आखिरकार शाम होती है ना, तब कहता है प्रमोद, देखो उस्ताद जी, मैं तो कहूँगा कि आप उस कमरे में बिल्कुल मत जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप ढाबे में सो जाओ। रहा पीने की बाद आप पी भी लेना, आपके लिए छूट है। तब मैं कहता हूँ कि प्रमोद, मैं ये गलत काम तो कभी कर ही नहीं सकता हूँ। अपनी कर्म भूमि पर मैं आज तक कभी दारू नहीं पिया हूँ और ना पीऊँगा। अरे तू चिंता क्यों करता है? आज मैं 2 बोतल लेके जाता हूँ और नॉन वेज डबल प्लेट लेके जाता हूँ। अगर कोई भूतनी आती है तो मैं उससे कहूँगा कि सामने बैठो, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, पैक से पैक टकराएंगे। हंसते हुए मजाक में उससे बोला था। लेकिन मैं देख रहा था प्रमोद के चेहरे पर अभी भी डर की छाया दिखाई दे रही थी। वो मुझे बार बार समझाता है कि उस्ताद जी, मैं कहता हूँ कि कुछ दिन तक आप ढाबा में रुक जाओ। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। वो मुझे समझाता है, लेकिन मैं हंसी में उड़ा देता हूँ। हाँ, अंदर से मैं भी डरा हुआ था। जो कुछ मेरे साथ में हुआ था, डर तो लगता था, लेकिन उस प्रेतात्मा ने जो भी था, मैं तो देखा नहीं था। अभी तक मेरे साथ में कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था, ना मेरे साथ में कोई गलत करने की कोशिश किया था, तो थोड़ा हिम्मत बंधा हुआ था। अब मैं उसको भेज देता हूँ कि जाओ प्रमोद, लेट हो जाएगा, फिर सुबह भी दुकान खोलनी है। तब वो अपनी साइकिल उठाता है। परिवार के लोग तो पहले ही जा चुके थे। इसके बाद प्रमोद भी निकल जाता है। जाते जाते बोलता है, उस्ताद जी मेरी बात मानोगे? फिर कहता है कि आप ढाबे में रुक जाओ, उस कमरे में मत जाना। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँगा। तब मैं कहता हूँ क्या करोगे? उस घर को तोड़वा के नया घर बनवाओगे? तब कहता है नहीं, मैं एक ओझा तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उससे मिलूँगा और उसको ले कर के आऊँगा। वो बिल्कुल बता देंगे कि समस्या क्या है।
मैं उसकी बात को कोई जवाब नहीं देता हूँ। तब वो साइकिल उठाता है और चला जाता है। दारू तो मैं पहले ला चुका था, अब फिर नॉनवेज में आज फिर गर्म करता हूँ। मेरा मन तो था, जैसा वो बोला था कि चलो आज ढाबे में रुक जाते हैं, लेकिन मैं कभी कर्म भूमि पर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर मैं कभी दारू पीता नहीं था। मैं अपने वसूल का पक्का था। मैं सोचने लगा कि नहीं, डरने कोई बात नहीं है, आज मैं जल्दी जल्दी पी जाऊँगा। देखता हूँ, छोटे छोटे पैग नहीं, आज बड़ा बड़ा पैग पीऊँगा, और जो भी बचेगी ले जाए तो ले जाए, हमें क्या मतलब है। और मैं अपने घर में पहुँचता हूँ। आज भी मैंने सुबह नहा लिया था तो शाम का नहाने कोई मतलब नहीं था, और ख़ास कोई गर्मी भी नहीं थी, पंखा भी चल रहा था। आराम से अपना बोतल खोलता हूँ, नॉनवेज का डब्बा खोलता हूँ और खाने पीने बैठ जाता हूँ। अब वाकई में मैं आधा बोतल ख़त्म करने पर लग चुका था। मेरी जो लिमिट थी ना, आधा बोतल से थोड़ा अधिक थी। अब जब मैं आधा बोतल पी लेता हूँ जल्दी जल्दी में, तब मैं खाने पर टूट पड़ता हूँ। अभी तक मैं बिल्कुल सही सलामत था। अचानक कमरे के जो बल्ब जल रहा था ना, वो टिम टिम करने लगा। अब पंखा लगातार चल रहा था, पंखे में कोई दिक्कत नहीं थी, बिजली कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बार बार बल्ब जलना बुझना अब शुरू कर दिया था। अब फिर अचानक बल्ब जो है ना बुझ जाता है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तभी आभास होता है कि मेरे सामने में जैसे कोई धुआं का रूप में ऐसा चमकता हुआ चीज सामने में दिखाई देता है, और जबकि मैं आधा बोतल लगभग पी चुका था और मुझे मेरी पलकें भारी नहीं होती है, ना मुझे नशे का एहसास होता है। मैं अपने सामने में एक आकृति को देखता हूँ जो धुएं की तरह दिखाई दे रही है, सफ़ेद धुआं की तरह। और देखने में अब उसके आर पार भी मैं देख रहा था, मतलब ट्रांसपेरेंट वो जैसे धुआं होता है ना, वैसे ही था। और धुएं का शक्ल धीरे धीरे बदलने लगती है। और कुछ ही सेकंड लगता है, सेकंड ही कहूँगा, कुछ ही सेकंड में एक औरत का रूप ले लेती है। जैसे लेती है ना तो मैं उसको देखते रह जाता हूँ। अब बिल्कुल चमकदार जैसे लग रही थी अंधेरे में भी। मेरी सांसें तो अब फूलने लगी थी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। मैं आधा बोतल ड्रिंक किया था, लेकिन नशा तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। मैं डर गया था। मैं जब सामने देखता हूँ, एक तो अंधेरा और ऊपर से चमकता हुआ किसी का परछाई, वो भी औरत का, तो मैं बिल्कुल समझ जाता हूँ ये कोई प्रेतात्मा है, ये कोई चुड़ैल है, कोई ऐसी शक्ति है। और यही है जो मेरे बोतल को छूती थी, लेके जाती थी, मेरे सामने से नॉनवेज का पैकेट चट कर जाती थी, लेके गायब हो जाती थी, यही है। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं याद करता हूँ। मुझे तो डर इतना लग रहा था कि मेरा बदन कांपने लगता है। और तभी बल्ब जल जाता है एक दो बार। अब ऐसे लिप जिप करता है, जैसे लिप जिप करता था ना तो वो परछाई बिल्कुल गायब हो जाती थी, और फिर जैसे अंधेरा होता था तो चमकने लगती थी। और इस बार जला ना तो परछाई एक औरत का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े आंखों वाली, सफ़ेद कपड़ा उसके बदन पर दिख रहा था, और काले काले बाल लंबे लहरा रहे थे। हाँ, आंखों का रंग थोड़ा अलग था तो सब कुछ इंसानी रूप, लेकिन आंखों में एक चमक सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल सिंपल भाव था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस बोतल की तरफ देख रही थी जो मेरे सामने पड़ा हुआ था। उस खाना को देख रही थी, उसी पर उसका ध्यान था। मैं आधा बोतल पी करके भी नशा बिल्कुल नहीं आया था। नहीं तो मेरे साथ में जो हो रहा था तो मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं बिल्कुल खौफ में था। मेरे सामने खड़ी हुई मुझे घूर नहीं रही है, बोतल की तरफ देख रही है, खाने की तरफ देख रही थी, और अपनी जगह पर बिल्कुल खड़ी है। मुझे ना जाने क्या सोचता है, और तब मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। जैसे खड़ा होता हूँ ना, वो औरत मेरी तरफ घूर के देखती है, और जब घूर के देखती है ना, मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली सी, अब जैसे कोई करंट पास होने लगता है, ऐसे सब एक चुभन सी होने लगती है, और मैं फिर डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ, और फिर अपनी जगह पर जा बैठता हूँ। वो बिल्कुल आ जाती है मेरे पास में, और सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है, बोतल उठाती है, और फिर
बोतल को खोल करके गटागट पीना शुरू कर देती है। जैसे पीती है ना, मैं देखता रह जाता हूँ। मेरे तो जैसे होठ छिल गए थे, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अभी तक उसने मुझे कुछ बोला नहीं था, ना मुझे कुछ गलत किया था जिससे मुझे लगे कि मैं खतरे में हूँ। वो मुझ पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रही थी। बोतल का अब ख़त्म होने के बाद में नॉनवेज उठाती है, और नॉनवेज वहाँ पर नहीं खाती है, एक हाथ में नॉनवेज पकड़ती है और वो खाली बोतल, उसमें शायद कुछ अभी दारू पड़ा हुआ था, दोनों लेकर के आज जिधर मुझे नज़र आई थी ना, मेरे ही घर में कोने के अंदर में वो चली जाती है। आज जैसे जाती है ना, फिर बल्ब टिमटिमाने लगता है और फिर कुछ पल के लिए अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद जो बल्ब जलता है ना, तो औरत उस घर में थी ही नहीं। ना तो बोतल था, ना नॉनवेज का पैकेट था, और ना वो औरत थी। सब कुछ अब गायब हो चुका था। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैं तो चीखने का मन कर रहा था, लेकिन अब इस रात में किसको मैं बुलाऊं। अब पास में अब एक दारू का ठेका था, और उसके बाद में कोई पान बीड़ी की दुकान था, और वो लोग छोटे मोटे दुकानदार थे। वो तो शाम के टाइम जब ठेका बंद होता था, उससे पहले ही वो लोग अपने अपने घर के चले जाते थे। अब वो ठेका वाला ही था। मेरा तो मन अब उस घर से भागने कर रहा था, और वही मैं करता हूँ। मैं डरा हुआ था। अपने घर से निकल करके और ठेके के पास पहुँच जाता हूँ। ठेका वाला चादर तान के जैसे सो रहा हो, मैं आवाज़ देता हूँ और उसका नाम लेकर पुकारता हूँ। और तब कहता है कि दारू चाहिए क्या? मैं कहता हूँ नहीं भाई, दारू नहीं, दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आना है। कहता है क्यों अंदर आना है? वो डरा हुआ था। मैं कहता हूँ भाई बहुत ज़रूरी काम है, मेरी जान खतरे में है, तू अंदर ले ले, अंदर ले ले। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है, और तब मैं अब उसके वाइन शॉप में अंदर पहुँच जाता हूँ। और वो ज़मीन पर चादर बिछा रखा था, उसी के ऊपर सो रहा था, ऊपर पंखा चल रहा था। मुझे देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। तुम पंकज यहाँ पर? बात क्या है? बात क्या है? तुम्हारे साथ कुछ घटना घटी क्या? मैं कहने लगा कि भाई कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ? वो बार बार पूछने लगा। और तब मैं कहता हूँ तुम बुरा तो नहीं मानोगे, मुझे थोड़ा एक बोतल दे दो, थोड़ा ही दे दो मुझे। जब तक मैं अंदर पीऊँगा नहीं, मैं साफ साफ बोल नहीं पाऊँगा। मेरे अंदर हिम्मत टूट चुकी है। आज जो मैं बोलूँगा ना, तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगे। आखिरकार मुझे वो दारू देता है, और मैं 2 घूंट पीने के बाद में, और तब मेरे मन के अंदर शांति आती है। और मैं उसे सब कुछ बात बता देता हूँ कि देखो मैंने जो देखा था, सब कुछ एक एक चीज़ उसको बता देता हूँ। मेरी बात सुनकर के हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा दोस्त नहीं है पंकज, तुम इतना ज़्यादा दारू पियोगे तो ऐसी ही चीज़ तो नज़र आएगी। वो विश्वास ही नहीं करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर नहीं कर रहा हूँ, तुम यहीं पर सो जाओ। लेकिन मैं भूत प्रेत को कभी मैं मानता नहीं हूँ। तुम्हारे मन का अंदर में ये डर बैठा हुआ है, तुम्हें फोबिया है, भूत वाली फोबिया, और कुछ नहीं है। अरे मैं इस इलाके में काफ़ी दिनों से रहता हूँ, और तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी भूत को देखा नहीं है, और जबकि मैं दारू बेचता रहता हूँ। और लोग बाग कहते हैं कि जो भूतनी होती है, प्रेतनी होती है, भूत होते हैं, दारू पीने के शौकीन होते हैं। अगर ऐसा होते तो मेरे पास भी आते। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था। तो उसके पास में क्यों नहीं भूतनी गई थी, जबकि उसके पास में अब ना जाने कितने बोतल पड़ी हुई है। मेरे पास ही क्यों आई थी? वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था और मैं भी अपनी जगह पर सही था, लेकिन वो मेरी बात को विश्वास नहीं करता है और कहता है तुम सो जाओ, तुमने ड्रिंक कर लिया ना, मैं जानता था तुम्हारी कोटा बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब इतना भी मत पिया करो, शरीर को अपना नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा जैसे अभी हुआ पड़ा है। अरे कोई भूत वूत नहीं होता है। मुझे समझाता है, डांटता है और कहता है सो जाओ। आखिरकार मुझे नींद आ जाती है, नशे में जब होता हूँ तो नींद आ जाती है। तड़के सुबह मुझे उठा देता है, अब उठ भी जाओ। मेरा मालिक वाले चक्कर लगा लेते हैं, फिर तुम्हें देख करके नाराज़ हो जाएंगे, अब जाओ भी, अपने ढाबे में जाओ। मैं वहाँ से अपने ढाबे में तो नहीं, हाँ उस कमरे में ज़रूर आ जाता हूँ, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। नहाता हूँ, धोता हूँ, और तब तक जो प्रमोद थे मेरे मालिक,
वो एक एक साधु बाबा को लेकर के अब आ जाते हैं। मैं जब साधु बाबा को देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि प्रमोद ने बोला था कि मैं एक ऐसे ओझा गुनी को जानता हूँ जो सब कुछ जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि हाँ चल क्या रहा है। और प्रमोद साधु बाबा को मुझसे मिलवाते हैं और कहते हैं इन्हीं के साथ में सब कुछ ये घटना हुई है इस कमरे के अंदर में। तुम भी अपने मुंह से बताओ, मुझे कहते हैं उस्ताद जी कि तुम भी अपने मुंह से बाबा जी को बताओ। बाबा जी मुझसे सवाल पूछने लगते हैं, सच सच बताना, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी मुझे बताओ। आखिरकार मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी कहानी बता देता हूँ। और आज मैं सुबह जो रात में घटना घटी थी वो सब कुछ बता देता हूँ, उसका हुलिया भी बता देता हूँ, देखने में कैसी लग रही है सब कुछ बता देता हूँ। और तब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुमने बता दिया ना, अब तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। मैं और प्रमोद अब हम ढाबे में चले जाते हैं क्योंकि ढाबा खोलने का टाइम आ चुका था, ग्राहक सुबह से शुरू हो जाते थे। हम दोनों आ जाते हैं। अब बाबा जी उस कमरे में रुक जाते हैं और अपना थैला लेकर के झाड़ फूँक जो भी करना था वो अपने काम में व्यस्त हो चुके थे। 2 घंटे के बाद में वो खुद ढाबे पर आते हैं। प्रमोद उनको देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी काम हो गया। और तब कहते हैं कि हाँ मैंने काम पूरा कर दिया, अब वो प्रेतात्मा अब कभी इस घर में नज़र भी नहीं आएगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी बात मैं सुनता हूँ तो मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली मिलती है। डर जो था ना अब निकल चुका था। मुझे लगा कि अब ऐसा मेरे साथ में कभी नहीं होगा। ये पहुँचे हुए बाबा हैं और इन्होंने झाड़ फूँक करके सब कुछ सही कर दिया है। अब मैं भी खुश था, प्रमोद भी खुश थे। हम दोनों हंसी मजाक ऐसे चलता रहता था, काम धाम अपना चलता रहता है। आखिरकार जब रात होती है वही टाइम होता है। मैं तो अब पीने का आदी था तो मैं तो अब बोतल का इंतजाम कर ही लिया था। और नॉन वेज आज नहीं, नॉन वेज नहीं लेकर नहीं जाता हूँ। आज मेरा मन कुछ वेज खाने का था और वेज खाना पैक करके अब मैं बोतल लेकर के फिर अपना उसी कमरे में चला जाता हूँ और आराम से चारों तरफ देखता हूँ। मैं उस लड़की को, उस औरत को अब पहचान चुका था। अब वो नज़र भी आती ना तो मैं उसको पहचान सकता था। उसकी हुलिया वगैरह मेरी आंखों में अब बस चुकी थी। मैं चारों तरफ देखता हूँ, अंदाज़ा करता हूँ कि हाँ अब साधु बाबा बिल्कुल सही कर दिए थे। और उस घर में पूजा पाठ भी किया हुआ था और उसमें कुछ जलाया गया था, उसकी खुशबू अभी भी उस घर में थी। मैं इत्मीनान से अपना दारू का ढक्कन खोलता हूँ और धीरे धीरे अब किसी बात का डर नहीं है। अब मेरे कोई दारू पी नहीं पाएगा। और आज तो मैं नॉन वेज नहीं लाया हूँ, भेज कौन खाएगा, भूतनी तो भेज वो नॉन वेज खाती थी। मैं मन ही मन खुश होकर के और दारू का सेवन करने लगता हूँ। 3-4 पैक पीने के बाद में अब फिर उसी कोने में, जिस कोने में उस प्रेतात्मा को मैंने देखा था, वहाँ पर वैसी ही परछाई नजर आने लगी। हालांकि लाइट जल रही थी। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। अरे बाबा जी तो अपना काम कर चुके हैं, अब वो प्रेतात्मा जो भी है, चुड़ैल थी, ना जाने क्या थी, अब वो क्यों आएगी। लेकिन जब मैं आंखें गड़ाता हूँ तो कोने में मुझे उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, चुपचाप खड़ी हुई कोने के अंदर में। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं एकदम डर जाता हूँ जैसे उसको देखता हूँ। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मैं जब आंखें गड़ा के देखता हूँ ना तो उसका आधा शरीर मुझे नजर आ रहा था और आधा बिल्कुल साफ बिल्कुल नजर आ रहा था। मतलब ऊपर का हिस्सा मुझे क्लियर नजर आ रहा था और नीचे का बिल्कुल धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। अब बड़ी बड़ी उसकी आंखें, चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। मैं कुछ देर तक सोचने लगा कि मेरे मन का भ्रम है क्या। अब तो बाबा जी आए थे, झाड़ फूँक करके गए और वो कहे कि आज के बाद में वो जो भी है तुम्हारे को पास में बिल्कुल नहीं आएगी, ना इस घर के आसपास रहेगी। तो ये कौन है। जब कुछ देर हो जाता है मैं एक पैग और पीता हूँ कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब पैग पीता हूँ ना और इसके बाद मैं देखता हूँ तो उसका पूरा शरीर क्लियर हो चुका था। जो आधा शरीर धुंधला धुंधला नजर आ रहा था ना वो भी साफ नजर आने लगा। अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा था।
मेरा तो मन किया कि मैं दौड़ के भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूं ना, अब मैं ड्रिंक कर लिया था और उठ नहीं पाता, उठने में टाइम लगता है। और तब तक वही औरत मेरे सामने आ जाती है, बिल्कुल रास्ता रोक देती है। मैं उस औरत को देखता हूँ तो और मेरा दिल कांप जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, इतना करीब आके पहुंच गई थी। लेकिन वो डरावनी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। ऐसा जो मैंने सुना था लोगों से कि जो चुड़ैल होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, वो बहुत डरावनी होती है। लेकिन मैं कल की रात भी देखा था, तब भी डरावनी नहीं लगी थी और आज भी नहीं लगी थी। लेकिन मैं बहुत खौफ में था। उस टाइम का मैं परिस्थिति जिन हाल में था, मैं आपको शब्दों में तो बता नहीं सकता। मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगा कि अब ये प्रेतनी मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो जो बाबा थे तंत्र मंत्र के गए हैं, शायद ये नाराज हो गई है, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी वजह से ही अब इस घर में तंत्र मंत्र का पूजा हुआ था। मुझे इसी बात का डर था कि अपना बदला मुझसे जरूर लेगी, कि तुमने इस घर में तंत्र मंत्र क्यों करवाया। लेकिन जब ऐसा नहीं करती ना, आकर के मुझे घूरने लगती है, तब मैं और डर जाता हूँ। अब पहली बार उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। वो कहती है, अरे नहीं, डरो मत मुझसे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ, मैं तो खुद परेशानी में हूँ, मैं खुद इस जगह से जाना चाहती हूँ, आप मुझसे डरो मत, आप मुझसे डरो मत। और एक खाली कुर्सी पर बैठ जाती है। जब ये बात बोलती है ना, तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव मैं नहीं देखता हूँ कि वो गुस्से में हो या फिर गम में हो, या बिल्कुल शांत दिखता है चेहरा उसका। आंखें की चमक जरूर मुझे डरा रही थी। मैं डरा हुआ था। फिर दोबारा कहती है, अरे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे मत डरो, मैं आपको डराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, आप मेरी मदद कर दो। मैं भी चाहती हूँ कि इस जगह से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं इस जगह पर और रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे अपनी जगह पर जाना है। मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहती हूँ। इसमें मेरी आप मदद कर सकते हो। मुझे अभी भी मेरा बदन कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बातें मेरे कान में जा रही थी और डर और मेरा उभर चुका था। मुझे लगा कि ये मुझे ठगने की कोशिश कर रही है, मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ना जाने मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। या तो दारू का असर था या फिर उस प्रेतात्मा का असर था। मैं उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं पाया था। तब कहती है, आप शांत बैठे रहो, मैं कहती हूँ ना कि आपका नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाऊँगी, आप मुझसे मत डरो। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मुझे भूख भी लगता है और मैं आपका खाना जरूर खाया है। मैं मना नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं आपसे मांगूंगी तो आप दे नहीं पाओगे, आप डर करके भाग जाओगे, शोर करोगे, इसलिए आपसे खाना छीन लिया था। आपके ना चाहते हुए मैं आपके हाथों से बोतल ले लिया था। अपनी बात सब कुछ बताने लगी थी कि उसने मेरे साथ में क्या क्या किया था। कहने लगी कि देखिए, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मुझे भी इस जगह से निकलना है, मैं जल्द से जल्द इस जगह से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तब मैं पहली बार उससे बोलता हूँ कि मैं आपको कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ, बाबा जी तो आए थे, तो आपका छुटकारा क्यों नहीं हुआ। तब कहने लगी, ऐसे बाबा जी से मैं छुटकारा नहीं पा सकती हूँ, ऐसे बाबा जी मुझे इस जगह से निकाल नहीं पाएंगे। अब फिर उसका चेहरा लटक जाता है, उदासी में भर जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब उस लड़की से बात क्या करूं, उस औरत से बात क्या करूं। मैं उसके चेहरे पर पहली बार उदासी का वो देखा था, जैसे उदासी का चेहरा होता है। अब मैं फिर बोलता हूं कि मैं आपकी मदद कैसे करूंगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूं, मैं उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाता हूं। शायद वो प्रेतात्मा की असर था जो मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उस जगह से उठ ना पाऊँ। हाँ, उठ ही नहीं सकता था। हाँ, तब अपने हाथ बढ़ाती है और बोतल का ढक्कन खोलती है और गटागट अब पी जाती है। और फिर वही बोतल मुझे पकड़ा देती है, लो इसमें और भी है, अब तुम पी लो, मेरा काम हो चुका है।
आज खाने के लिए कुछ कुछ अलग चीज़ लाए हो, वो चीज़ तो लाए नहीं हो। मैं समझ गया, शायद वो नॉन वेज खाना पसंद करती थी, लेकिन आज तो नॉन वेज में लेके नहीं आया था। मैं बहुत कुछ उससे पूछना चाहता था, लेकिन अंदर में मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी। डर लगता था कि अब तो दारू पी ली है, अब नशे में आ जाएगी, अब फिर ये सब कुछ भूल जाएगी। प्रेतात्मा तो प्रेतात्मा होती है, अब फिर अपना बदला मुझे जरूर लेगी। अब वो तो जान चुकी थी इस घर में साधु बाबा आए थे, झाड़ फूक किए थे, अब मेरी वजह से हुआ था, ये जरूर मुझसे बदला लेगी। अब ये मुझसे क्या मदद चाहती है, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि ये मुझे जाल में फंसाना चाहती है। हाँ, मैं इसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना। मैं भाग नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, तो मैं क्या करता। उसकी सामने बैठने की मजबूरी थी। तब उसकी आंखों से मैं पहली बार, जब तक मैं बैठा था तब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आए थे, और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो रोने लगती है। आज जब मैं उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ ना, तो मैं भी नशे में था। अब ना जाने कैसे क्या होता है कि मैं उसको चुप कराने लगता हूँ। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात क्या है, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, बताइए मुझे करना क्या होगा। और वो अचानक जो रो रही थी चुप हो जाती है और हंस के बोलती है, आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपने जुबान दे चुका था, और तब मैं कहने लगा, हाँ हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। और तब कहती है कि मैं जो कहूँगी वो तुम करोगे ना, तुम्हें फायदा ही होगा, तुम्हारा मैं नुकसान नहीं करूँगी। मैं इस जगह से बिल्कुल दूर जाना चाहती हूँ। इस जगह पर रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। ये जगह मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कितने सालों से इस जगह पर हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर इस जगह पर प्रेतात्मा कब से रह रही। भाई ये तो घर का कुछ ही दिन पहले बना है। मैं कहता हूँ उससे कि देखिए, आप कितने सालों की बात कर रही हो, ये घर तो कुछ ही महीने में बना हुआ है, ये तो ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, तो आप इस घर में कितने सालों से कैसे रह रही हैं। तब वो हंसने लगती है, कहती है घर की बात नहीं है। वह औरत बताने लगती है, इस घर की बात नहीं है, आज से कुछ साल पहले, कहती हूँ, वो बता रही थी मुझे। वो कहने लगी कि कुछ साल पहले यहाँ पर ये घर भी नहीं था, ना तुम्हारा ढाबा था। ये जो रोड देख रहे हो ना, यहाँ जो रोड चलता हुआ पक्का रोड नज़र आ रहा है, ये भी नहीं था। एक सड़क थी, कच्ची सड़क थी, या फिर यूं कहे कि एक रास्ता था, कच्चा रास्ता। ना तो यहाँ पर कोई गाड़ी चलती थी, ना कोई ट्रक चलता था, पैदल यात्री चलते थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद में एक लकड़ी का गोदाम था, एक कारखाना था, वहाँ पर लकड़ी का काम होता था। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर में ही मैं रहती थी, और उस पेड़ पर कुछ और भी लोग, आत्माएं रहती थी। मैं तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन वो आत्माएं थी ना, वो लोगों को डराती भी थी, लोगों का नुकसान भी पहुंचाती थी। जिस लकड़ी के कारखाने में हम सब रहते थे, बरगद के पेड़ के ऊपर में, और वहाँ पर कुछ दोस्त आत्माएं लकड़ी में जो कारगर काम करने वाले थे, रात में रुकते थे, उनको नुकसान भी पहुंचाती थी, उनको डराती भी थी, और वो लोग डर जाते थे। आखिरकार उनके जो मालिक अब एक तांत्रिक को पकड़ के ले आता है, तांत्रिक बाबा को ले आता है, और तांत्रिक बाबा साहब खेल समझ जाते हैं, और फिर वो बरगद के पेड़ पर के पास में आ जाते हैं। उन आत्माओं को तो पकड़ते ही हैं, और साथ में मुझे भी पकड़ लेते हैं। वो 3 आत्माएं थी और मैं एक, 4 आत्माएं हमें पकड़ करके, और फिर एक बर्तन में बंद करके, और फिर मुझे इस जगह पर लाते हैं। यहाँ पर एक कुआं था, और यहाँ पर भी एक नीम की पेड़ थी। उस कुआं के, जो सूखा हुआ कुआं था, जहाँ नीम की पेड़ थी, नीम के पेड़ के पास में अब वो सारी चीज़ को दफना देते हैं। आज सबको हिदायत देते हैं कि तुम लोग अच्छे कर्म करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, और देखना अगर तुम लोग अच्छे कर्म करोगे तुम इस जगह से आज़ाद हो जाओगे, लेकिन जब तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, आज देखना इस जगह से तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। वो तांत्रिक बाबा सबको समझा करके कि तुम लोग
अब ऐसा कुछ काम मत करना, यहाँ आसपास में ऐसा कुछ खेल मत करना। अब तुम लोगों का यही घर है, इसी घर में तुम्हें रहना है और आसपास में किसी को भी तुम लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। बाबा जी तो चले गए थे, वो बर्तन में हम लोग को नीम के पेड़ के पास दफना करके, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं थी, वो कहाँ रुकने वाली थी। वो लोगों को जो कच्चे रास्ते पर चलते थे उनको तंग करती थी। इसके बाद से वो कुछ दिनों के बाद में उस जगह से वो शक्तिशाली प्रेत आत्माएं थी और वो आज़ाद भी हो गई थी। आज़ाद होने के बाद में वो लोग तो चली गई, लेकिन मैं इसी जगह पर फंसी की फंसी रह गई। मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं भी खुली जगह में जाना चाहती हूँ, मेरा भी मन यहाँ पर नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई मदद करे और तब मैं यहाँ से निकल सकूँ। जब वो प्रेतात्मा सब कुछ अपनी बात रखती है ना, तो मुझे लगा कि मैं इसका मदद क्या कर सकता हूँ। ना तो मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं कोई मांत्रिक हूँ, तो मैं इसकी मदद कैसे करूँगा। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। ना तो मैं तंत्र जानता हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, ना मुझे इसकी ABCD आती है, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूँ। और तब कहती है कि आपको सिर्फ मेरे साथ में चलना है और जैसा मैं कहूँगी वैसे ही कर देना। मैं कहने लगा मुझे कहाँ लेके जाओगी। और तब कहने लगी कि बस कुछ ही देर लगेगा, कुछ ही टाइम लगेगा, मैं आपको ले के भी जाऊँगी और वापस भी ले आऊँगी और मैं आपको इसके बाद कभी भी तंग नहीं करूँगी और जाते जाते मैं आपको कुछ उपहार भी दे के जाऊँगी जो मैंने छुपा कर रखा हुआ है। सच कहूँ ना, मुझे उस आत्मा पर भरोसा नहीं था। वो जो बात कह रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि उसमें कितनी सच्चाई है। जो ये बातें मुझे बता रही है, कहीं मुझे बहला फुसला के कुछ ऐसी जगह पर लेके जाना नहीं चाहती थी जहाँ पर मैं एक बार फंस जाऊँ तो फिर मैं दोबारा निकल ना सकूँ। मुझे ऐसा ही अब डर लगने लगा था। लेकिन वो आत्मा कह रही थी कि नहीं नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको कोई कष्ट नहीं देने वाली। मैं समझती हूँ, मैं आपका डर को बिल्कुल समझ रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप मेरे साथ में चलेंगे, अब कुछ ही देर का बात है और सब कुछ सही हो जाएगा। मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊँगी और फिर मैं इस जगह पर कभी आपको नज़र नहीं आऊँगी। अब मैं जो आपसे वादा किया है ना उसको भी पूरा करूँगी। आखिरकार मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था और तब मैं कहने लगा कि ठीक है, आज की बात है, इसके बाद मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। और तब कहती कि नहीं, मुझे मदद का ज़रूरत भी नहीं मिलेगा करना है, मैं तो खुद ही इस जगह से चली जाऊँगी। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरे पास में कोई ऑप्शन तो था नहीं, मैं उस घर से भाग भी नहीं सकता था, ना मुझे उठने दे रही थी। ना जाने उसने मेरे ऊपर में कैसा जादू किया था। और तब मैं आखिरकार अब नशे में हो या उसके तंत्र जो भी था उसकी शक्ति में मैं बिल्कुल फंस चुका था। हाँ कर देता हूँ, बड़ा खुश हो जाती है और कहती है आप उठिए। जैसे बोलती है ना तो मुझ में वो उठने की शक्ति आ जाती है। मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता हूँ और तब कहती है मेरा हाथ पकड़ लीजिए मजबूती से, मेरे हाथ को छोड़िएगा नहीं। अगर आप हाथ छोड़ देंगे ना तो फिर मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। मैं डर गया था, मैं बिल्कुल डर चुका था। कहने लगा मुझे कहाँ लेके जा रही हो। कहने लगी कि जहाँ मैं रहती हूँ उसी जगह पर तो लेके जा रही हूँ। जो मुझे करना है मैं सब कुछ बताऊंगी नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। मैं रुकना चाहता था, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने उसने मेरे पे कोई जादू कर रखा था। अब मैं कहता हूँ ठीक है। वो बार बार कहती है कि मेरा हाथ छोड़ना मत, मेरा हाथ को पकड़े रखना। अगर एक बार हाथ छोड़ देंगे ना तो फिर इस जगह से आप अंधेरे में से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन उस टाइम मैं उसकी पावर में था, उसकी शक्ति के अधीन था और मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसी कोने के अंदर ले जाती है और फिर अगले पल ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे की दुनिया में आ चुका हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उस औरत के साथ में हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ते हुए अब मैं ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ, ऊंचाई से गिरते हुए ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ। और जब मैं पैर जैसे धरती पर टिकता है और तब मैं
चारों तरफ देखने लगता हूँ। वहाँ पर अंधेरे के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। औरत मेरे कान में फुसफुसाती है, हाथ मजबूती से पकड़े रहना। यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारी आत्माएं हैं, जिसमें बहुत सारी शक्तिशाली है और बहुत सारी ऐसी भी है जो मेरी तरह है, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कब क्या करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ पकड़ के चलना, हाथ छोड़ना मत। मैं जोर से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और तब मुझे अंधेरे की साइड में लेके चल पड़ती है और आखिरकार एक जगह पर उजाला नज़र आता है। हम उजाले के पास पहुँचते हैं। जब मैं देखता हूँ ना कि उजाला किस चीज़ का है, और जब देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे धातु का बर्तन रखे हुए थे। कोई लोटा था, कोई पतीले के आकार का था, कोई मिट्टी का था, ऐसे ही कुछ बर्तन ढके हुए थे और उस बर्तन में से रोशनी जैसे निकल रही थी। वो जो प्रेतात्मा थी मुझे उस जगह पर लेके आ चुकी थी और फिर उन बर्तनों में अब देखने की कोशिश करने लगी, ना जाने क्या ढूंढ रही थी। और तब कहती है, हाँ ये वाला है, इसको आप उठा लो, इसको आप उठा लो। वो बर्तन में चमक सी आ रही थी, जिसको उठाने कर रही थी। वो एक धातु का छोटा सा लोटा जैसे था। वो मुझे उठाने पर विवश करती कि इसको उठाओ, डरो मत, डरो मत, हमारे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो फिर हम इस जगह से निकल नहीं पाएंगे, जल्दी भी करो भी, जल्दी भी करो भी। वो मुझ पर आदेश दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर नाराज़ भी हो रही है, गुस्सा हो रही है, जबकि मैं उसका स्वभाव में देखा नहीं था। और तब मैं खौफ में भर जाता हूँ। उस बर्तन को उठाता हूँ और जैसे ही बर्तन उठाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं गर्म तवे को हाथ में पकड़ लिया हूँ। ऐसा लगा कि मेरे हाथ जल गए। मैं उस बर्तन को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बर्तन मेरे हाथों से जैसे चिपक सा गया। हाँ, वो जो जलन था ना, बिल्कुल धीरे 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 ऐसा बर्फ के समान अब ठंडा हो गया था। वो औरत कहती है, इसको खोलो, जल्दी से इसको खोलो। मैं उसके आदेश के पालन करता हूँ। उस पर एक कपड़ा रखा हुआ है और वो कपड़े को हटा देता हूँ। और तब कहती है, इसको पलटी पलटी करो, जल्दी से पलटी करो। मैं वैसे ही करता हूँ और वो ज़मीन पर कुछ चीज़ गिरती हुई नज़र आती है, जिसमें कुछ सोने चांदी ऐसा कुछ जेवर मुझे दिखाई दे रहे थे। उसमें रेत भी था, राख जैसा कुछ नज़र आ रहा था और वो सब ज़मीन पर पलट देता हूँ। और तब कहती है, ये जो जेवर है ना, इसको तुम उठा लो, ये तुम्हारे काम में आएगा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं उसका आदेश का पालन करता हूँ और जो भी जेवर है अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, अपने जेब में डालता हूँ। जैसा वो मुझे आदेश दे रही थी वैसा मैं कर रहा हूँ। और फिर वो उन बर्तनों की तरफ देख रही थी, उनमें भी चमक आ रहा था और कहती कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए, इतना काफ़ी है। और फिर हम जैसे आए थे वैसे ही चल पड़ते हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल एकदम जैसे रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहा है। हम अंधेरे में कितनी दूर चलें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक जगह पर वो कहती है कि बस हम पहुंच ही गए हैं, अब अपनी आंखें खोलो, अब अपनी आंखें खोलो। जैसे लग रहा था कि मैं नींद में हूँ, नींद में चल रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं। और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं अपने उसी कमरे में पाता हूँ, उसी कोने के पास में। वो प्रेतात्मा अब खुश नजर आ रही थी, वो बड़ा खुश हो रहा थी। अभी तक मैं उसका हाथ पकड़े हुए था। तब वो कहती है, मेरा अब हाथ छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, तुमने वो सामान सब कुछ रख लिया ना अपनी जेब में। तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ रख लिया हूँ। तब कहती है कि इसी से अपना कारोबार अब आगे बढ़ा लेना। मैंने तुम्हारे लिए जो वादा किया था मैंने उसको निभा दिया और मैं भी अब आज़ाद हो गई हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तब कहती है, वो जो बर्तन तुमने उठाया था ना, धातु का बर्तन, उसी के अंदर में मेरा मन, मेरा आत्मा कैद थी। इस जगह को मैं छोड़ के जा नहीं सकती थी। अगर उस बर्तन को तुम नहीं पलटते, वो सामान अब यस्त व्यस्त नहीं होता, तब तक मैं इसी जगह पर बंदिश रहती, यहाँ से मैं जा नहीं सकती थी। लेकिन तुमने उस तंत्र को, उस मंत्र को तोड़ दिया है, उसको अब ज़मीन पर गिरा करके उसकी शक्ति को तहस नहस कर दिया है।
अब वो शक्ति मुझे रोक नहीं पाएगी। और देखो मैं अब आज़ाद हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे इस कमरे में बिल्कुल नहीं रहूँगी। तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँगी। और हाँ, जो मैं तुम्हें जेवर दी हूँ ना, इसका सही उपयोग करना, सही काम में लगाना। अब इसको शराब में मत उड़ा देना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है और अगले पल जैसे मुझे सामने से बिल्कुल गायब हो चुकी हो। मैं कई पल क्या, कई देर तक मैं उसी कोने में खड़ा रहा। मैं जैसे लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया से लौटा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मेरा कोई बुरा सपना था, ये मेरा बुरा सपना था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, फिर मैं चलते चलते उसी जगह पर बैठता हूँ जहाँ मैं बैठा था। तब ऐसा चुभन होने लगता है। तब मुझे लगता है कि अरे, पैंट में तो मैं कुछ रखा हूँ। जब पैंट में हाथ डाल करके निकालता हूँ तो सोने के खालिस जेवर मुझे नजर आते हैं। तब मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये सपना नहीं था, ये सपना नहीं था। मैं वास्तव में उस प्रेतात्मा को इस जगह से आज़ाद कर दिया हूँ। वो सही कह रही थी। यहाँ आसपास में ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आज भी कैद है। वो भी निकलने के लिए बेचैन हो रही है। ये जगह ही गलत है, ये जगह ही गलत है। वाकई में मैं डर चुका था। मैंने जो कुछ वहाँ पर देखा था, लेकिन मैं प्रेतात्माओं को वहाँ पर किसी और को नहीं देखा था। लेकिन वो प्रेतात्मा ने कहा था कि यहाँ पर मेरी जैसी बहुत सारी आत्माएं हैं। ये जितने बर्तन हैं ना, उस बर्तन में सभी की आत्मा है, सभी आसपास में ही हैं। देखो, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर हाथ छोड़ दोगे ना तो फिर मैं तुम्हें इस जगह से निकाल नहीं पाऊंगी। मैं डर जाता हूँ। आखिरकार मैं सो नहीं पाता हूँ, पूरी रात जागता रहता हूँ और उस सोने का जो जेवर था उसका अनुमान लगाता हूँ कि अगर मैं इसको बेचूंगा तो कितने का होगा। लाखों का लग रहा है। अब पुराना सोना था, पुराना चमकता हुआ खालिस सोना। मैं सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। सुबह होती है और इसके बाद प्रमोद जी आते हैं। प्रमोद जी को मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ, एक एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रमोद भाई, आपने जो ढाबा खोला है ये जगह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पूरा कुछ बताने लगता हूँ कि देखो, यहाँ पर किसी ज़माने में आपको याद है कि यहाँ पर पक्की सड़क नहीं थी, कोई कच्ची डगर जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद में कोई लकड़ी का कारखाना था। तब वो कहने लगे कि तुम्हें किसे पता, तुम तो इस जगह पर अभी नए आए हो। तब मैं बताया कि उस प्रेतात्मा ने बताया था, सब कुछ मुझे बताया था। अब मैं कह रहा हूँ कि अपना ढाबा यहाँ से आप कहीं शिफ्ट कर लो। ये जगह बहुत खतरनाक है। कौन सी आत्मा कब निकल करके आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे बर्तन देखा हूँ और जितने बर्तन हैं उतनी ही आत्माएं हैं। और कब आत्माओं का मिजाज बिगड़ जाएगा, कब तुम्हारे ढाबे के अंदर आ जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रमोद जी डर गए थे, मैं तो डरा था, वो भी डर गए थे। अब फिर उनको सुझाव देता हूँ कि प्रमोद जी ऐसा करते हैं, ये ढाबा है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे गांव के पास में भी बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरा सपना था कि मैं वहाँ पर ढाबा खोलूँ। हम दोनों मिलकर के क्यों ना वहाँ पर ढाबा खोलें और वो जगह का पहले हम छानबीन करा लेंगे। हाँ, वहाँ पर ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। हम किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके जगह को चेक करवाएंगे और फिर हम ढाबा खोल देंगे। क्या कहती हो? प्रमोद मान जाते हैं और कहते फिर इस ढाबे क्या होगा। मैं कहता हूँ इस ढाबे को आप किराए पर दे देना, लेकिन ऐसे आदमी को देना जो सही ढाबे को चला सके। ऐसे आदमी को मत देना कि जो ढाबे को बर्बाद कर सके। और देखो, उसको बता भी देना कि ऐसी ऐसी समस्या यहाँ पर है। सब कुछ मैं बताता हूँ और तब वो सोचते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि मेरी बात को मान जाएंगे, लेकिन आखिरकार अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करते हैं और तब कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। मैं इतनी दूरी पर मैं आपके पास नहीं जा सकता हूँ। आपकी इच्छा है, आप रहिए या ना रहिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। और रहा उन आत्माओं की बात जो आप मुझे बता रहे हो, तो मैं अच्छे से अच्छे तांत्रिक को लेके आऊँगा और इस जगह को साफ सुथरा कराऊँगा। मैं आपको बता दिया था कि आपकी इच्छा है, जैसा करना चाहो और मैं
अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरा मन में संकल्प था मैं वही करता हूँ। वो जेवर को बिक्री करने के बाद सबसे पहले अपना घर बनाता हूँ और उसके बाद रोड साइड पर जहाँ मेरी इच्छा थी जहाँ ढाबा खोलने की, वहाँ ढाबा भी खोलता हूँ। और उसके बाद जो मेरे चाचा चाची मुझे टाइम के लिए मुझे लालन पालन किया था, मैं अब अपने साथ में उनको रख लेता हूँ और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की सब कुछ साथ में मिल करके हम ढाबा का शुरुआत कर देते हैं। और उसके बाद ढाबा मेरा चल भी पड़ता है। और उन लोगों ने फिर मेरे साथ में हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हो गए थे मेरे नए वाले घर में, और उन्होंने बहुत मेरी मदद भी किया था। अगर उनके बच्चे जवान नहीं होते तो शायद मैं उस घर से कभी नहीं निकलता। वो बात बात पर मुझे अब ताना मारते थे कि तुम अपने घर पे चले जाओ। जब चाचा चाची मुझे प्यार करते थे, अपने बच्चों की तरह मानते थे, तो मेरा भी फर्ज था कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। आखिरकार जीविका का साधन हम दोनों के लिए पैदा हो चुका था। हम सारे लोग मिलकर के उस ढाबा को चलाने लगे थे। और फिर चाचा चाची ने मेरे लिए अब शादी का अब लड़की भी देख लिया था। अब कुछ महीनों में मेरी शादी भी हो गई थी। आज भी मेरा वो ढाबा चलता है, आज भी मेरा परिवार है। हाँ, चाचा चाची नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहन तो हैं, भैया तो हैं, उनकी पत्नी तो है, और सब कुछ अब उन्हीं के हिसाब किताब से, मेरे हिसाब किताब से मिलजुल करके हम ढाबा को चलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी हमें भेजे थे पंकज जी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।